अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ मौजूद हैं ख़ास मेहमान अता तारड़ साहब, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, ख़ास तौर पे जो अदालती महाज पे जंग लड़ी जा रही है। अता तारड़ साहब, आज तो आपने बड़ी धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और ज़ाहिर बात है आप शुरू दिन से ही अदलिया के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। एयानतकारी की बात हो रही है, इमरानदारी की भी बात हो रही है, मगर आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्तसर सी, एग्जैक्टली उसका क्या पस मंज़र था? क्या वो पंजाब के मुकदमात थे, परवेज़ इलाही के, यास्मीन राशिद के? क्यों आप अदलिया को अब इस हद तक शक की निगाह से देख रहे हैं कि आप उन्हें समझ रहे हैं कि वो एयानतकारी का लफ्ज़ भी आपने इस्तेमाल किया? जी बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए, बात यह है कि जब इंसाफ जो है और कानून जो है वो अंधा होता है तो उसकी ना सास होती है ना उसका दामाद होता है। जहाँ पे इंसाफ का दामाद या इंसाफ की सास बीच में आ जाए तो फिर इंसाफ होता नज़र नहीं आता और इंसाफ होता भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? 9 मई के वाक़यात बड़े दिल खराश वाक़यात हैं पाकिस्तान की तारीख़ में। एक स्याह तरीन दिन के तौर पर वो याद रखा जाएगा। अब उसकी एक मरकज़ी मुलज़िमा, जो ठीक है जी, बड़ा एहतराम है उनका, वो उम्र रसीदा भी हैं, वो कैंसर के मर्ज भी मुब्तला रही हैं, तो क्या कोई दहशत गर्द जो सहूलत कारी करे किसी सुसाइड बॉम्बर की और ख़ुदकुश बम्बार की, उसको इस बिना पे रियायत बरती जाए कि वो उम्र रसीदा है या वो बीमार है या उसके बच्चे हैं? ये चीज़ें तो नहीं देखी जाती। अब जो डिस्चार्ज किया गया यास्मीन राशिद साहिबा को, वो आप अगर जुडिशल ऑर्डर पढ़ें तो कहा गया है वो इस केस में नॉमिनेटेड नहीं है। अब वो नॉमिनेशन उनकी सेकंड पेज पे ज़िमनियों के अंदर जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती है उसमें उनका नाम दर्ज था, उस कागज़ को इग्नोर कर दिया गया, पढ़ा ही नहीं किया गया। दूसरी, उनकी मौजूदगी साबित करने के लिए कि वो कोर कमांडर हाउस 9 मई को मौजूद थी, फोरेंसिक लैब पंजाब में उनकी वीडियो भेजी गई थी कि ये वीडियो ऑथेंटिक है नहीं है, ये 9 मई की है कि नहीं है, ये कोर कमांडर हाउस की है कि नहीं है। वो उसका इंतज़ार नहीं किया गया। इंतज़ार किए बगैर कहा गया कि उनका 9 मई के वाक़यात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो ये जो कानूनी दो नकात थे जिनकी बुनियाद पे हम ये समझते हैं कि उनका डिस्चार्ज होना उस केस से वो गैर कानूनी है और वो अगेंस्ट द लॉ है। फिर परवेज़ इलाही साहब का यही मामला है, अरबों रुपए की करप्शन है। चले छोड़ दें, हमें तो पहली तारीख पे बेल नहीं मिलती थी, तो इनके केस डिस्चार्ज कैसे हो रहे हैं? क्या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से असेंबली में नाजायज़ भर्तियों के हवाले से रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? क्या एक एक फैमिली के 6-6 लोग भर्ती नहीं किए गए? क्या मंडी भाउद्दीन गुजरात के लोग भर भर के बसों में वहां ला के उनको भर्ती नहीं किया गया? पंजाब असेंबली में एक वॉइस रॉय की तरह वो असेंबली चलाई गई है। और जजेस का ये हिसाब है कि ऑब्वियसली जब मज़ाहिर नकवी साहब की और परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो की तहकीकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रोक देंगे तो फिर उसमें से क्या नतीजा निकलेगा? आज भी मज़ाहिर साहब और असद जावेद गुराल साहब लोअर जुडिशरी को परवेज़ इलाही साहब के लिए मैनेज कर रहे हैं। इस मुल्क में इस जुडिशरी के होते हुए परवेज़ इलाही को ना कभी सजा हो सकती है, ना वो ज़्यादा देर कैद में रह सकती। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि आपने परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बनाने के लिए 9 मई का इंतज़ार क्यों किया? देखिए, परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ कितने केसेस चल रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA में चल रहा था। होता क्या है, केस दायर होता है, असद गुराल साहब के पास फिक्स होता है, वो ड्राइव थ्रू इंसाफ है या होम डिलीवरी इंसाफ है कि विद इन 5 आवर्स वो केस ट्रैक डाउन हो जाता है। FIA का केस जब बना मनी लॉन्ड्रिंग का, उस पर स्टे ऑर्डर गुराल साहब ने पहले दिन दे दिया था। एंटी करप्शन के जितने केसेस बने, स्टे ऑर्डर गुराल साहब का अगले दिन आ जाता था। तो इनका सिस्टम ऐसा था कि इधर केस दर्ज किया, उधर वो मामला जो है वो स्टे ऑर्डर में चला गया। इनके केसेस में मजीद जो रजिस्टर हुए, 9 मई हो ना हो, वो जब इनका रेड किया गया इनको पकड़ने के लिए, ये छुपे रहे। अब ऑब्वियसली वो छुप के अपनी बहन के साथ गाड़ी में भागने की तैयारी कर रहे थे, ईरान बॉर्डर से क्रॉस करके कतर जाने की इनकी तैयारी थी, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने पकड़े जाना था कहीं ना कहीं पे। अब वो पकड़े गए हैं तो फिर ऑब्वियसली बाकी जिन जिन केसेस में वो मतलूब है, लॉ का एक प्रिंसिपल है कि जब आप एक केस में पकड़े जाते हैं, आपकी बाकी तमाम केसेस की बेल्स इनफ्रक्चुअस हो जाती हैं, गैर मौसर हो जाती हैं। लेकिन गैर कानूनी भर्तियों का केस तो बनाया ही आपने बाद में 9 मई के। नहीं, देखें, गैर कानूनी भर्तियों के केस की इंक्वायरी हमारे दौर में शुरू हुई थी जब हमारी पंजाब गवर्नमेंट थी, और उसमें जिन जिन लोगों को भर्ती किया गया, जिन जिन लोगों को 22वां स्केल दिया गया, इंक्वायरी चल रही थी। इंक्वायरी की आगे कॉन्सिक्वेंस में पर्चा दर्ज होना वो बाद में हुआ, मगर उससे पहले इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी थी। मेरा ख्याल है DG एंटी करप्शन पंजाब को राणा जब्बार साहब थे तब, ये तमाम रिकॉर्ड हमारे दौर में हैंड ओवर कर दिया गया था इंक्वायरी के लिए। तो ये मामला तो पुराना चल रहा है, इसको देखते हैं। क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, कानून की बात भी करते हैं,
तो ये जजों पर एयानतकारी का इल्ज़ाम लगाने के बजाय उनके कानून में तो उनके फैसलों के खिलाफ आपको अपील करने का भी हक है, तो आप अपील कर देते हैं, लेकिन जजों के ऊपर ज़ाती हमले करना ये तो फिर किसी तौर पर मुनासिब नहीं और एक कानूनदान के लिए। मैं समझता हूँ कि ज़ाती हमला कोई भी नहीं है। जहाँ पे ये वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है ना कि हैं अजब रविश की अदालतें और निराले ही ढप के हैं फैसले, ना नज़ीर है, ना दलील है, ना अपील है, ना वकील है। तो जहाँ पे इस किस्म का तासुर मिलेगा कि चंद जजेस को बैठ के अपनी मन मर्जी के फैसले करने के लिए पूरी की पूरी सपोर्ट हासिल है चीफ जस्टिस की, फुल कोर्ट बिठाने से वो कासिर हैं, कोर्ट में शदीद डिवीजन है, पोलराइजेशन है, एक मखसूस सियासी जमात के लिए आइन को रीराइट करके 63A की गलत तशरीह करके उसकी हुकूमत पंजाब में कायम कर दी जाती है। तो बताएं ना हम किसके पास जाएं, किसके पास जाके रुदात सुनाएं, किससे गिला करें, किससे शिकवा करें? ये अपील तो कर सकते हैं ना। देखिए अपीलें तो हो रही हैं, ये इवन परवेज अली साहब के केस के खिलाफ अपील होगी, यास्मीन राशिद वाले केस में अपील होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि एक दामाद साहब हैं जिन्होंने ISI के दफ्तर पे हमला किया फैसलाबाद में, उसके बाद वो सुसर साहब के पीछे छुप गए जाके, तो वहां पे व्हीलिंग डीलिंग का सिलसिला जारी है। ये मुमकिन नहीं है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट असद जावेद गुराल साहब और मुज़ाहिर नकवी, मैं नाम ले रहा हूँ, पता नहीं पैमरा नोटिस भेजेगा आपको नहीं भेजेगा, बहरहाल इन तीनों की मुकम्मल एयानत मावनत हासिल है मुलजिमान को और पूरी हमदर्दी हासिल। ये तो आपका इल्जाम है, आप जजों पे, आप वकील हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू खड़ी है बिल्डिंग यहाँ पे, मगर मतलब मैं क्या कहूँ, एक बात होता है इस्लामाबाद में रहते हैं आप, इसका मतलब आप जो अपील करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में, परवेज इलाही साहब के हवाले से भी जो अपीलें आप करेंगे, तो आपने पहले से ही इल्जाम लगा दिया हाई कोर्ट पे, तो फिर आप कैसे? आप इस्लामाबाद में रहते, मेरा एक काम करते हैं जी, इजाजुल हसन साहब से कभी मुलाकात होने के वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का तफसीली फैसला जारी करते हैं। ये तो वकील मिल सकते हैं उनको। चले बहरहाल मैं एक मिसाल क्यों दी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की, क्यों उस केस का 4 साल से तफसीली फैसला ही नहीं जारी हो रहा क्योंकि गैर कानूनी ऑर्डर दिया हुआ है, वो वकील थे, लीगल ओपिनियन दिया हुआ था। अब मैं यही कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, अब अगर ये एयानत नहीं है, ये मावनत नहीं है, ये सहूलतकारी नहीं है, ये मिली भगत नहीं है, शरीक मुल्जिमान भी ऐसे काम नहीं करते। ये तमाम मुकदमात ऐसे वक्त में याद आए जब PTI मुश्किलात का शिकार है और उसके बंदे रोजाना ऐलान कर रहे हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो एक तासुर ये भी है कि आप इस तरह के मुकदमात बना के लोगों को पार्टी से तोड़ रहे हैं। और देखिए मैं ये समझता हूँ वो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस हो, वो तोशा खाना का केस हो, जितने भी केसेस बनाए गए PTI की लीडरशिप के खिलाफ, नेचुरल बने हैं ना, किसी पे मंशियात नहीं डाली गई, किसी को बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के ऊपर झूठा केस नहीं बनाया गया, केसेस राइप थे। मास्टर प्लान का केस आप सुन लें, 200 अरब रुपए की करप्शन है लाहौर में, स्टे ऑर्डर लिया, शायद करीम साहब ने स्टे ऑर्डर दिया लाहौर हाई कोर्ट से, उसके बाद नैब की इंक्वायरी चल रही है, ये सारे केसेस तो चलते आए हैं। अब क्योंकि ये मुल्जिमान जिन पे ये केसेस थे ये एक पैनिक मोड में गए, इन तक रसाई थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो इदारों को ये पहले स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते थे, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। तो देखिए अब इस सूरत हाल में फर्क कोई नहीं आया, केसेस वही हैं, इंक्वायरियां वही हैं, सिर्फ एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ नहीं। अच्छा, लोगों ने अगर एतबार करना हो तो क्या वो अदालतों पर एतबार करेंगे कि आपके सरकारी मातहत महकमों पर? देखिए अदालतों के जो हालात हैं इस वक्त मुल्क पाकिस्तान आपके मातहत महकमों से बेहतर है या नहीं? मेरा तो ख्याल है कि मातहत महकमे उनसे फिर भी बहुत बेहतर है। कम से कम हमें एंटी करप्शन का महकमा है, अब लोग उस पर एतबार करेंगे या अदलिया पे? आप खुद वकील हैं, आप बताएं। एंटी करप्शन का महकमे ने अगर तो परवेज इलाही पे कोई गैर कानूनी केस बनाया होता, कोई ऐसा केस बनाया होता जिसका जवाज ही कोई नहीं था, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड से साबित हैं, हर चीज़ मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है, सामने है। तो मैं नहीं समझता एंटी करप्शन ने कोई ज्यादती की, और एंटी करप्शन को अगर कोई गलत काम करने का कहेगा वो नहीं करेंगे। अच्छा, आपके लिए बता दें जो मुकदमात आपने बनाए 9 मई के वाक़यात के ऊपर, उनमें क्या मयार है कि कौन सा केस फौजी अदालत में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा? और ख़ास तौर पे एक साबिक आर्मी चीफ की जो ग्रैंड डॉटर हैं उनका केस तो सिविलियन अदालत में चल रहा है, ये क्या मसला? बड़ी इंटाइटल खातून है, पहले तो वो समझती हैं कि मेरा बाप सलमान शाह है, मैं नवासी हूँ, साबिक आर्मी चीफ। तो उनका केस फौजी अदालत में चलाने का फैसला किसने करना है? आपने करना है। आप अपनी कमजोरी तस्लीम कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, देखें जो 18 लोग जिन पे लाहौर में आर्मी एक्ट लगा वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो कोर कमांडर हाउस की बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुके थे। तो वो नहीं थी एंटर, वो लॉन में मौजूद थी। अच्छा, लॉन में मौजूद थी, लॉन तक की खैर है? नहीं, लॉन तक की खैर नहीं है।
ये देखना होगा कि किन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर घुस के प्रॉपर्टी को डैमेज किया, कौन लोग थे जो वायलेंस इंसाइट करते हुए गेट फलांगते हुए अंदर गए। हर तो उन्होंने शख्स ऐसा को वायलेंस नहीं इंसाइट किया, उन्होंने वायलेंस इंसाइट किया, वो मौके पर भी मौजूद थी, उन्होंने वीडियो भी बनाई, लोगों लॉन को में भी इनवाइट भी मौजूद किया, भी थी। लॉन में भी मौजूद थी, मगर उनकी कोई वाज़ेह फुटेज घर के अंदर तोड़फोड़ करते हुए नहीं है। अच्छा अच्छा, सो इसलिए मतलब बेडरूम और ड्राइंग रूम के अंदर वो नहीं पाई गई। देखें, आर्मी एक्ट जो है उसके तहत ट्रायल जो होना ये है, फैसला हुकूमत करती है या आर्मी का नहीं, ये इदारा प्रोसिक्यूशन करती है, ये पंजाब की प्रोसिक्यूशन सर्विस करती है। जो तमाम मुकदमात को ट्राई कर रही है, उनको कुछ प्राइवेट कंसल्टेंट्स भी, क्रिमिनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी खिदमात हासिल है। तो ये हुकूमत पंजाब होम डिपार्टमेंट का अच्छा तारिक साहब, आपका बस भी जो है ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों पे चलता है, लेकिन इमरान खान पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको हाथ डालने की हिम्मत नहीं है आप में। देखिए, इमरान खान साहब जब 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के केस में गिरफ्तार हुए कि उसी का रद्द-ए-अमल अच्छा, 9 मई के ऊपर उनका कोई इल्ज़ाम उन पे नहीं है? नहीं, 9 मई में मेरी तो राय है कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए 9 मई के वाक़यात में। आपकी राय है? उनकी ईमा पे हुआ। अब देखे ना, बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले, आज मैं समझता हूँ कि ये मुराद सईद से बुज़दिल आदमी पाकिस्तान की तारीख में शायद सियासत में ना आया हो, बातें कर रहा है मुराद सईद से। मैं इमरान खान का आपसे सवाल मैं कर्ज कर रहा हूँ, जिनको इमरान खान की हिदायत गई थी, छुपे में बेड के नीचे घुसे में, बाहर ही नहीं निकल रहे, आके सामना करो ना जब बड़के मारते थे। इमरान खान पे हाथ आप क्यों नहीं डाल पा रहे और आम लोगों पे, बच्चों पे, औरतों पे? तो जो असल मुजरम है आपका, उसकी तरफ आप जाने से कतरा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर है कोई आप पे? जियो फेंसिंग का अमल जो है वो जारी है, उसमें देखा जा रहा है कि जितने लोग उस विसिनिटी में मौजूद थे, मोबाइल टावर से कनेक्टेड थे, उनका किस किस से रब्ता था, कितनी दफ़ा रब्ता हुआ, 5 दिन पहले किस किस से रब्ता था। ये बड़ा साइंटिफिक डेटा है जिसकी कलेक्शन, जिसका एनालिसिस करके मुल्जिमान तक पहुंचा जा रहा है। आगे अगर तफ्तीश इसी तरह जारी रही तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब बच नहीं सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फौजी अदालतों का जो सिस्टम है, आप भी बतौर वकील अच्छी तरह समझते हैं, उसमें शफाफियत नहीं होती, उसमें इंसाफ के हवाले से पहले भी जो मुकदमात हाई कोर्ट्स में आते रहे हैं, उनमें वाज़े तौर पे बहुत से मामलात में उनके फ़ैसले मुअत्तल भी किए गए। ख़ास तौर पे पेशावर हाई कोर्ट के बड़ी तादाद में फ़ैसले मुअत्तल भी किए गए। तो आप ये सब कुछ जानते बूझते हुए इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि जो मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलेंगे उनमें शफाफियत हो, और उसमें क्या मीडिया को रसाई दी जाएगी, क्या उसमें ओपननेस होगी, क्या इंटरनेशनल मीडिया उसको ऑब्ज़र्व कर सकेगा, क्या मयार आपकी हुकूमत बना रही है? देखिए, एक तो ये बात समझने की है कि 3 राइट्स ऑफ अपील हैं फौजी अदालतों में। पहली अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, दूसरी अपील हाई कोर्ट के पास है, तीसरी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास में अपील का राइट नहीं है। नहीं, मगर आप रिट में आते हैं, आप आ जाते हैं ना रिट में। आप उस रिट, अगर रिट से पहले सजा पे अमल दरामद हो जाए तो बस। नहीं, देखिए इतना टाइम तो नहीं लगता, मगर अगर रिट आपके खिलाफ भी हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप ये यकीन दिला रहे हैं कि हाई कोर्ट में आपके अपील का हक आप देंगे, राइट देंगे, राइट ऑफ अपील और उससे पहले सजा पे अमल नहीं होगा, और राइट ऑफ अपील हाई कोर्ट में भी होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। आपको अपनी मर्जी का वकील करने का हक हासिल है। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड ट्रायल हो, बगैर फैक्ट्स के हो, बगैर एविडेंस के हो। अब जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा की फोरेंसिक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनकी मौजूदगी साबित है कोर कमांडर हाउस में, वो वीडियो ऑथेंटिक है, टाइम उसका ऑथेंटिक है। तो फिर इस तरह की जब एविडेंस पुलिस की हैं, प्रोसिक्यूशन की हैं, मौके पे एविडेंस आप देते नहीं है, बाद में जजों की फेसबुक पोस्टें सामने ले आते हैं। नहीं, वो तो देखे ना, आप जजेस अगर फेसबुक पोस्टों पे अपनी ईमानदारी का सबूत देंगे तो फिर देखिए ना, ये पोस्टें आपको 9 मई के बाद क्यों नजर आई? पहले आपको कभी नहीं पता था इस चीज का, और आप ये समझ रहे थे कि वो आपके काबू में आ जाएंगे इन पोस्टों की वजह से? हमने तो देखे ना, जस्टिस अस्टर जावेद गुराल की ये पोस्टों का आपको पता कब चला? वैसे देखे ना, जज साहब ने, जब जज साहब के पास ये केस लगा, जज साहब ने केस सुनना शुरू किया, तो ऑब्वियसली वकला कम्युनिटी है ना, जजों की फेसबुक को भी रसाई हमारी हासिल है, हमें चेंबर तक भी रसाई हासिल होती। नहीं, जब केस गया है और उस केस में अब उसका टेस्ट है ना कि वो पीटीआई की हिमायत करते हैं नहीं करते, चले तो वो चीज़ सामने आ जाती खुल के। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमें ज्वाइन करेंगे मुज़म्मिल सोहरावर्दी, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार। सहाफ़ी प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक सहाफ़ी और एक सियासी मौजूद हैं। अता तारिक साहब वक्फे से पहले हमारे साथ थे, हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल सोहरावर्दी, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार। सोहरावर्दी साहब, अता तारिक साहब ने आज एक बार फिर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो तो एंटी करप्शन के जो कोर्ट के जज साहब हैं उनके बारे में तो बातें कर ही रहे हैं, बल्कि उनके कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जहाँ अपील करनी है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन जजों को भी नहीं बख्श रहे तारिक साहब। तो आपको क्या लग रहा है, नून लीग की क्या हिकमत अमली है? ये वाकई संजीदा है अपने मामलात को अदालतों में लेके चलने में या नहीं?
मतीउल्लाह जान साहब, आपकी तो जिंदगी अदालतों में गुजर गई और ऐसा लगता है आप पले बढ़े ही अदालतों में हैं। आप बताएं कि क्या कोई जज सोशल मीडिया अकाउंट रख सकता है? क्या कोई जज पॉलिटिकल पोस्ट अपनी फेसबुक पे या ट्विटर पे लगा सकता है? और अगर किसी जज का पॉलिटिकल सोशल मीडिया अकाउंट हो तो क्या ये मुझे कोई मुस्लिम लीग नून या पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। मैं एक प्योर आपसे जुडिशियल कॉन्डक्ट और मिसकॉन्डक्ट का सवाल कर रहा हूँ कि अगर जज साहब का पॉलिटिकल सोशल मीडिया अकाउंट है और वो उस पर पॉलिटिकल पोस्ट लगाते हैं तो क्या ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट में आता है या नहीं आता है? अच्छा, अगर वो सरवरदी साहब, अगर ऐसे फेसबुक पोस्टें थी तो वो यकीनन 9 मई के बाद की नहीं थी, वो बहुत पुरानी थी, तो क्या उन पोस्टों को बुनियाद बना के जज साहब से कोई राब्ता किया जा रहा था? पहले इन पोस्टों के हवाले से मुतल्लिका फोरम पे शिकायत क्यों नहीं की गई? ये भी तो एक सवाल है जो हम तारड़ साहब से भी पूछेंगे, लेकिन आपके ख्याल में क्या इसको प्रॉपर कानूनी तरीके से जज के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई जानी चाहिए थी मुनासिब फोरम पे, जो कि हाई कोर्ट है मुतल्लिका? मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट्स में मॉनिटरिंग यूनिट्स मौजूद हैं जो लोअर जुडिशरी के जजेस की मॉनिटरिंग करते हैं। मेरा तो सवाल है कि लाहौर हाई कोर्ट का मॉनिटरिंग यूनिट कहाँ पे है जो लोअर जुडिशरी की मॉनिटरिंग करता है? क्या उसको नहीं नजर आया कि एक जज जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का जिम्मेदार है तो उसको ऐसी पोस्टिंग नहीं देनी जहां पर पॉलिटिकल केसेस आते हैं? इनको फैमिली कोर्ट में लगाया जा सकता था, इनको रेंट कंट्रोलर के पास लगाया जा सकता था जहां पर नॉन पॉलिटिकल केसेस आते हैं। जब एक जज साहब भरपूर सियासी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उन्हें सियासी मुकदमात की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों दी? मेरा सवाल तो निज़ाम अदल से है। मैं किसी सियासी जमात से सवाल करने में दिलचस्पी नहीं रखता कि इनको 9 मई से पहले पता था, एजेंसियों इसको इस्तेमाल कर रही थी, नहीं कर रही थी, वो ब्लैकमेल हुए नहीं हुए। मैं आपके सवाल को बहुत सादा कर देता हूँ, आप घुमा के कर रहे थे। मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि निज़ाम अदल का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और जो उनका अपना कॉन्डक्ट और मिसकॉन्डक्ट को पकड़ने का निज़ाम है, क्या वो इतना नाकारा हो गया है कि उन्हें नहीं पता था कि एक जज जो है वो पॉलिटिकल सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं? अब लिहाजा इन्हें पॉलिटिकल केसेस की पोस्ट पर नहीं लगाना। उनकी बहुत अच्छी पोस्टिंग फैमिली कोर्ट में की जा सकती है, रेंट कंट्रोलर के केस सुने जाके किराएदार। आप ये कह चुके हैं साहब, मेरे ख्याल में अता तारड़ साहब से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अभी तक कोई शिकायत आपने दर्ज कराई मुतल्लिका हाई कोर्ट पे उस जज के खिलाफ, या अभी भी आपको उम्मीद है कि वो शायद आपकी इन बातों के दबाव में आ जाए? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत जमा कराई है, मैं अभी इस जज मैं बात करूँ ना, एग्जाम्पल क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट लोग बिल्कुल मायूस हो गए, शिकायत भी नहीं की अभी तक। मिसकॉन्डक्ट, मुझे तो लगता है कि जिस मॉनिटरिंग यूनिट की सोरवर्दी साहब बात करें, कोई पता नहीं उसके रजिस्ट्रार ने फोन करके शाबाश दी हो कि भाई वाह बड़ी पोस्ट लाई है। रास्ता तो अपनाना है ना, वकील भी है। हम अपील करेंगे, शिकायत दर्ज हुई है या नहीं हुई ये बता दें, कोई कंप्लेंट की है? अपील करेंगे, हमें जो उम्मीद अभी नहीं किया, अभी इसलिए नहीं की कि जिस मॉनिटरिंग, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है लेकिन अभी तक अपील कर रहे हैं नहीं किया। अपील करें, कंप्लेन क्यों करें? मुझे तो लगता है कि चीफ जस्टिस साहब लाहौर के कहने पे हो सकता है मॉनिटरिंग यूनिट ने शाबाश दी हो कि वाह भाई बड़ी पोस्ट लाई है। तो ये तो फिर भी वही बात है ना, लेकिन आपने अपना कानूनी हक इस्तेमाल नहीं किया। बात ये है कानूनी हक अपील का है ना, वो हम करेंगे, मगर जो मिसकॉन्डक्ट की दर्जनों के हिसाब से आर्टिकल 209 की एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, उनका क्या फेट है? क्या वो मुकर्रर कर दी गई हैं? सियासत हो रही है कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट्स डिवाइडेड हैं, कोर्ट्स अपनी मन मर्जी के फैसले देती हैं, सहूलतकारी करती हैं पॉलिटिकल पार्टी की। चल रहा है मामला, कहीं पे दामाद है, कहीं पे सास है, वो डिक्टेट करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। आपकी प्रोसिक्यूशन आज़ाद है? प्रोसिक्यूशन जो पंजाब में प्रोसिक्यूशन है उसके हेड परवेज़ इलाही साहब ने लगाए हुए थे, खलीको जमान साहब को, तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपने क्या उन्हें इसी काम के लिए रख ले? नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अच्छा, तो उनको हटा तो नहीं सकते? उनको हटाया नहीं जा सकता। तो फिर आपके ख्याल में कोई प्रोसिक्यूशन की भी कोताही हो सकती है? देखिए ना, प्रोसिक्यूशन ने 2 चीज़ें की, स्पेशली यास्मीन राशिद साहिबा के केस में। उन्होंने कहा फोरेंसिक का वेट कर लें, फोरेंसिक रिपोर्ट अवेटेड है, नहीं वेट किया गया। जिमनियों का कहा गया, जिमनियाँ पढ़ी नहीं गई, वो FIR की पहले पेज की नॉमिनेशन देख के तो कहा गया कि ये नॉमिनेटेड ही नहीं। अब वो अपील में जाएंगे आप? जी बिल्कुल, अपील में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जा रही है, जो मेरा आखिरी उनसे रब्ता हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपील में जा रही है, परवेज़ इलाही साहब के केसेस में भी जा रही है। मगर लाहौर हाई कोर्ट का ये काम है ना कि वो एक सेम्बलेंस, एक कोहिजन, एक थोड़ा सा इंसाफ जो है उसको, उसके तकाजे पूरे करें। चलें सरवर्दी साहब, एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि क्या सिविलियन
शहरियों को, औरतें हैं, बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, उनको फौजी अदालतों में उनका मुकदमा चलना चाहिए? आपके बतौर सहाफ़ी और तजज़ियाकार क्या राय है आपकी? अगर आप असूली बात करें तो मैं कहूँगा नहीं चलना है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो क्या पाकिस्तान की अदालतें इस काबिल हैं कि यहाँ पर ये मुकदमा चल सकें? हम क्यों मिलिट्री कोर्ट्स बनाने पर मजबूर हुए नेशनल एक्शन प्लान के तहत? क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें दहशतगर्दों के मुकदमात सुनने के काबिल नहीं थी। आप ये तो बड़ा क्रेडिट देते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने रिट में सारे दहशतगर्द छोड़ दिए, लेकिन क्या ये दुरुस्त किया पेशावर हाई कोर्ट ने? मेरा मतलब है जेट ब्लैक टेररिस्टों के मुकदमे आपने अगर इस तरह छोड़ दिए और आज हम दहशतगर्दी की जंग में दोबारा फंसे हुए हैं, तो ये आप इसको पाकिस्तान की अदालतों का कोई तमगा जुर्रत बनाकर तो पेश ना करें। दूसरी बात यह है कि हमारे निज़ाम अदल ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है। यहाँ पर दादा केस करता है, पोते के दौर में फैसला होता है, और फिर ये जो यास्मीन राशिद और ये सब कुछ फैसले आए हैं, इसने तो मिलिट्री कोर्ट्स की जस्टिफिकेशन को और भी मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान का कौमी सलामती का इदारा ये सोचेगा कि हम पर अगर कोई हमला हुआ है तो ये अदालतें उसका इंसाफ नहीं कर सकती हैं। अच्छा सरवर्दी साहब, सवाल ये पैदा होता है ना कि क्या हमें जी मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ जी। एक ही मिसाल मौजूद है जब GHQ की जैक ब्रांच ने एक FIR दर्ज कराई जब एक खातून ने आर्मी चीफ को सरेआम गाली निकाली और उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया, को मिसिंग पर्सन नहीं किया, जाके FIR दर्ज कराई और हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चलें आप माफी मांग लें और FIR क्वैश कर। क्या वो कानूनी था? सर देखिए, ये आपने तो नहीं फैसला करना ना सरवर्दी साहब, या मैंने, ये तो अदालत के अपील में, सुप्रीम कोर्ट भी है, अपील में जा सकती थी प्रोसिक्यूशन। आप जो बात कर रहे हैं ना, या तो कानून देखें या ज़मीनी हक़ाइक़। क्या सहाफ़ियों को, तज्ज़ियाकारों को, दानिश्वरों को ज़मीनी हक़ाइक़ देखना चाहिए या आइन और कानून देखना चाहिए? ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखने चाहिए। अगर अदालतों में फैसले नहीं हो रहे सही तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और वो फैसले पब्लिक डोमेन में हैं, हमें उस पर बात करनी है कि वो फैसले सरवर्दी साहब, ज़मीनी हक़ाइक़ तो दुनिया भर में कहीं भी ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे फैसले नहीं होते, आइन कानून और असूलों और अखलाक की बुनियाद पे फैसले होते हैं। ये तो आप एक नई बात, नई राह दिखा रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जब नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनाई गई थी तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ की वजह से वो ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं थी, उसको आइन में तरमीम करके लाया गया था, वो ज़मीनी हक़ाइक़ की वजह से तो नहीं थी। ये मिलिट्री कोर्ट्स इस वक्त कानून के तौर पर मौजूद हैं और जिस सियासी जमात के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं उसके दौरे इक़्तिदार में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता रहा है और वो उसको अपनी एक कारकर्दगी के तौर पर पेश करते रहे हैं। या तो इस कानून को खत्म कर दिया जाए कि किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, और अगर हो सकता है तो दीज आर द मोस्ट फिट केसेस। जब आपने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया है तो दीज आर द मोस्ट फिट केसेस फॉर मिलिट्री कोर्ट्स। अच्छा, एक साबिक आर्मी चीफ की जो नवासी हैं उनका तो केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं भेजा जा रहा, और तारिक साहब कह रहे हैं वो तो सिर्फ सहन तक गई थी, वो अंदर तो उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की। ये सहन तक जाना जो है वो सिविलियन केस बनता है कोर कमांडर के घर के सहन में। केस तो अभी यास्मीन राशिद का भी नहीं भेजा गया, वो भी वहाँ मौजूद थी। केस तो मियां महमूद रशीद का भी नहीं भेजा गया, वो भी वहाँ मौजूद थे। केस तो अभी इमरान खान का भी नहीं भेजा गया, हमाद अजहर का भी नहीं भेजा गया। आप नहीं समझते सबसे पहले तो जो पार्टी के लीडर हैं जो मुबैना तौर पे उकसाते रहे हैं नौजवान नस्ल को, आप नहीं समझते कि पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? वहाँ पे हुकूमत हाथ क्यों नहीं डाल पा रही? पहले देखें, आप तो एविडेंस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह निज़ाम को समझते हैं। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की और आग लगाई अंदर, जिनके खिलाफ वीडियो सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने वहां पर आग लगाई, तोड़फोड़ की, लूट मार की, पहले वो 16 लोग भेजे गए हैं जिनके खिलाफ एविडेंस नटशेल मौजूद है। मेरे ख्याल में वो जब आप बयान देंगे कि मैं फलां के कहने पे गया था, मैं फलां के कहने पे गया था मिलिट्री कोर्ट में, तो उसके साथ नए लोग जी वो ये बयान देंगे। तारिक साहब, अगर नौजवान नस्ल में से किसी ने ये कह दिया कि हमारी जहन साजी तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दौर में हुई थी, तो क्या आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पे हाथ डालेंगे? देखिए, क्या जनरल बाजवा जनरल फैज़ ने कहा था कि कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें? जो कोर कमांडर हाउस पे हमले की तरगीब देते रहे, जहन साजी करते रहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपनी टॉक्स में, प्रॉब्लम यह है कि अगर इस इस्लामाबाद के PTV का और पार्लियामेंट का गेट तोड़ने वाले और असमतुल्लाह जनेजो की दुर्गत बनाने वाले इन शरपसंदों को सजा हो गई होती, आपने क्यों नहीं दी? और कोर्टों ने
अपीलें, उसके बाद स्टे ऑर्डर्स आला अदलिया के पास चले जाते हैं, वहां सजा हुई होती तो ये 9 मई के वाकयात कतन पेश ना होते। चले, पार्लियामेंट का गेट तोड़ने वाले जो हैं, क्या उनमें जनरल उस वक्त के जो आईएसआई के सरबराह थे ज़हीरुल इस्लाम या उस वक्त जो जनरल राइल शरीफ थे, क्या वो मुलव्वस थे उस तमाम खेल में? मैं तो ये समझता हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब ने जब कब्रें खोदी तो फोन करके मुलव्वस थे या नहीं? जनरल साहब को तो नहीं पूछा होगा ना कि हमने कब्रें खोदनी। जनरल राइल शरीफ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम बेकसूर थे, उस धरने में उनका कोई हिस्सा नहीं था। देखें उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब की अफिलिएशन पीटीआई के साथ क्लियर थी। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल सहूलतकारी धरनों में की। तो आपने क्या किया? मगर मैं अर्ज करूं, मगर ये बात कि कब्रें खोदनी है, गेट तोड़ने है, पीटीवी पे हमला करना है, वो एक सबूत इमरान खान साहब की और अलवी साहब की एक कॉल जरूर मौजूद है जिसमें एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट होना चाहिए। तो फिर उसका क्या हुआ? वो तो कुछ भी नहीं हुआ, तो सारा खत्म हो गया। हिस्ट्री, धरना खत्म हो गया। और तो आप समझते हैं कि ये जो माइंडसेट इमरान खान और इनके फॉलोअर्स का बना है, इसमें जनरल फैज का और जनरल बाजवा का कोई किरदार नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर किरदार हो भी सियासी पार्टी के लीडर, तो आप क्या कर सकते हैं? देखें ना, सियासी पार्टी के लीडर तो इमरान खान है ना। वो कोई चाबी से चलने वाला खिलौना है कि जिसको जिस तरफ चला दो वो चल पड़ता है, अपनी उसकी सेंस तो कोई नहीं। आपके लीडर जो जनरल बाजवा का नाम लेते थे तकरीरों में, नवाज शरीफ साहब, उसका क्या? वो क्या कहते थे? वो क्या कहते थे या सही कहते? वो क्या कहते थे? वो कहते थे इदारा न्यूट्रल नहीं है। वो कहते थे हिसाब देना होगा। आप हिसाब ले रहे हैं? इदारा तरफदारी कर रहा है, जनरल बाजवा से हिसाब ले रहे हैं या नहीं? लास्ट अप्रैल में इदारे ने कहा हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान साहब बजट पास कराना होता था फोन करते थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता था फोन करते थे। तो नवाज शरीफ साहब ने माफ कर दिया? नहीं, अप्रैल में, वो तो मैं अभी उस पर आता हूँ। अप्रैल में जब इदारे ने कहा हम न्यूट्रल हो गए, इमरान खान साहब एक दिन नहीं खड़े रह सके क्योंकि वो मसनूई तौर पे उस सपोर्ट से खड़े थे। तो जब इदारा न्यूट्रल हो गया तो आपके मुजरिम जनरल फैज है, जनरल बाजवा नहीं? बिल्कुल, जनरल फैज हमारे बिल्कुल मुजरिम हैं, और जनरल बाजवा हैं। और मैं समझता हूँ, देखिए उन्होंने भी जनरल फैज की जो उस वक्त सपोर्ट की, बिल्कुल बनता। ठीक है, मुजामिल साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो नौजवान नस्ल का माइंडसेट तैयार हुआ है? क्या इसमें सिर्फ इमरान खान जो है उन पर फर्द जुर्म लगनी चाहिए, या जनरल बाजवा, जनरल फैज का भी कोई रोल है? बतौर दानिशवर तजज़ियाकार आप ज़मीनी हक़ाइक़ कैसे देखते हैं इस हवाले से? मैं तो फ्रांस की वीडियो देख रहा हूँ और उसका मुकाफात अमल देख रहा हूँ। जो घड़ा उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, आज जब वो उसमें ऊंधे मुंह मुझे गिरे नजर आ रहे हैं बाजवा साहब, तो मैं उस देख रहा हूँ कि बाजवा साहब तो किसी गड़े में नहीं, वो तो बड़े आराम से सैरें कर रहे हैं। उनको क्या, कौन से गड़े में गिरे हैं? सैरें कर रहे हैं। जो वो आपने नहीं आज वीडियो देखी, वो जो आई है फ्रांस में, वो तो मसद वो तो कहते हैं जी डबिंग हुई हुई है उस पर, या जो भी है। आप समझते हैं ये काफी है? क्या मौजूदा हुकूमत को उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? 5th जनरेशन वॉर में अगर वो डबिंग भी है तो बाजवा साहब के लिए मुकाफात। बहरहाल आपने भी उन्हें माफ कर दिया नवाज शरीफ साहब की तरह। मैं क्यों माफ करूंगा? वो कौम के मुजरिम है। कटहरे में तारिक साहब तो ये नहीं समझते कि मैंने कतई ये नहीं कहा। वो अवाम की अदालत के कटहरे में बतौर एक मुल्जिम खड़े हैं और मैं और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ आने वाली वीडियो। अच्छा, आपके ख्याल में क्या उनके खिलाफ कोई कानून की कार्रवाई भी करनी चाहिए शहबाज शरीफ हुकूमत को? ये जो मुशर्रफ के खिलाफ कर ली थी इन्होंने, जी खुद फटे चढ़ गए थे। आप तो मतीउल्लाह जान साहब जो है ना, उनको खुदकुशी का मशवरा दे रहे हैं। तारिक साहब बहुत खुश हुए, तारिक साहब बहुत खुश हुए इस बात पे। जिसने आइन तोड़ा अपने हाथ से, इन्होंने उस पर आर्टिकल 6 लगाया, ये खुद उसका शिकार हो गए और आज तक मेरा मतलब मुल्क वापस नहीं आ सकते उस जुर्म में। इन्होंने एक रिटायर्ड तारिक साहब कुछ वजाहत देना चाह रहे हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से? आप कुछ वजाहत देना चाह रहे हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से? मैं वजाहत कतई नहीं देना चाह रहा। मतीउल्लाह जान साहब, तारिक साहब आपको एक गहरे खड्डे में धिक्का देना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट इमरान खान एक एक्सपेरिमेंट थी। किसकी? फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर था, इन्हीं दो लोगों की थी ना। किन दो? फेल हो गई। नाम लेना। जनरल बाजवा ने अप्रैल में कहा जी ये गलती होगी, हम न्यूट्रल हो गए हैं। ठीक है। जनरल फैज आखिरी दिन तक सपोर्ट करते रहे, तो बस यही बात है। और आपने माफ कर दिया बाजवा? नहीं, हम तो देखे ना, नहीं देखे, माफी की बात नहीं है ना, माफी की बात है ना प्रोसिक्यूशन की बात है। बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो खिलवाड़ इस मुल्क के साथ किया है, उनको किसी ने मजबूर किया। इमरान खान साहब किसको, कौन लाया था? उनको कौन लाया था? उनको यही दो लोग लाए थे, ये बिल्कुल क्लियर बात है। मगर तो फिर उनमें से एक ने माफी मांग ली, वो आउट हो गया, दूसरा अभी तक कायम है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आउट होने की बात नहीं, ना कुछ करने की बात है। बात यह है कि इस मुल्क की तबाही खान ने उतारी है, हिसाब तो हमें लेना है। चलें जी, हिसाब तो लेना है और अल्लाह ताला भी हिसाब लेगा। इस दुनिया में शायद कोई ना ले सके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान के माली वफाकी दारुलहुकूमत या फाइनेंशियल कैपिटल कहें तो गलत ना होगा, कराची, जो सबसे अमीर तरीन शहर है मगर हालात शायद बहुत ही बुरे हैं। वहाँ पे मेयर का इंतखाब होने जा रहा है
जो किसी ज़ोर भी शायद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से कम ताकतवर नहीं होता अगर उसको भरपूर अख्तियारात इस्तेमाल करने दिए जाएँ। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची के मेयर के इलेक्शन के हवाले से। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और पाकिस्तान की मुआशी शहरग कराची की, जहाँ पे मेयर का इंतखाब होने जा रहा है। कराची बहुत ही बड़ा शहर तो है, इसका मेयर जो है, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत अगर कोई कानूनी ओहदा रखती है तो वो मेयर कराची की है। ताकतवर इस लिहाज से भी कि वो 2 करोड़ आबादी वाले इस शहर का इंतज़ामी सरबराह भी है, और अगर उसको भी कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे और मालियाती तौर पे खुद मुख्तारी मिले या काम करने दिया जाए बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म की तरह, तो वो भी बहुत ही ताकतवर शख्स होता है। तो अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये 15 जून को कराची के मेयर के इंतखाब होंगे, 16 जून को सरकारी नतीजा आ जाएगा, 19 जून को कराची मेयर का इलेक्शन होगा। शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए होगा। 2 उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं हाफिज़ नईमुर रहमान। और जो वोट्स का जो खेल है, नंबर गेम जो है, उसके मुताबिक कुल तादाद कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 367 है। मेयर के लिए जो दरकार वोट हैं 184 हैं। कोई भी जमात अकेले मेयर बनाने की पोजीशन में नहीं है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ अगर मिल भी जाएं तो 193 वोट हैं, जबकि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम का जो इत्तेहाद है उसके पास 173 वोट हैं। तो अभी भी पीपल्स पार्टी क्यों इतनी पुरुम्मीद है, और हमें इसी हवाले से बताने के लिए कराची के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे न्यू टीवी के एंकर पर्सन फवाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद जी, उम्मीद की क्या वजह है पीपल्स पार्टी की, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते हैं कि हम मेयर बना लेंगे, जबकि नंबर गेम से तो लगता नहीं है। तो क्या पीटीआई के तमाम लोग जो हैं वो कहीं आगे पीछे हो गए? क्या है उम्मीद की वजह ये जो पीपल्स पार्टी शो कर रही है? बहुत शुक्रिया मती साहब। देखिए, 2-3 चीज़ें। पहले तो जो आपने इब्तदाइये के अंदर गुफ्तगू की, थोड़ा सा अगर उसको मॉडिफाई कर लें। आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के बाद अगर कोई शख्स जो है वो ताकतवर होगा तो कराची का मेयर होगा। अगर काम करने उस वक्त तक तो ठीक था कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दिए हुए लोकल बॉडी निज़ाम के तहत नाज़मीन का इंतखाब होता था, फिर वो नाज़मीन नेमतुल्लाह खान हो या मुस्तफ़ा कमाल हो, उनके पास तमाम तर इख्तियारात थे, लेकिन वो शहर के नाजिम थे, यानी कि पूरा शहर उनके मातहत था। उसमें पानी की सप्लाई का निज़ाम हो या और दीगर जो शहर से जुड़े मामलात हैं, सेवरेज का बोर्ड हो, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड एक ही है कराची के अंदर, वो हो, या जितने भी शहर से जुड़े मामलात हों, इवन कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो मामलात हों। लेकिन जो ये SLGA 2013 के तहत मेयर मुंतखब होगा, ये KMC यानी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बल्दिया उज़्मा कराची का मेयर होगा। इसका मतलब ये है कि उसके पास बल्दियाती इख्तियारात हैं, और एक ऐसे शहर के अंदर के जहाँ 5 या 6 कंटोनमेंट्स मौजूद हों। क्लिफ्टन कंटोनमेंट कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, कराची कंटोनमेंट कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, मसरूर कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, क्रीक कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, मलिर की हदूद कहाँ तक है, किसी को कुछ नहीं मालूम, कारसाज कहाँ तक है, कहाँ ख़त्म होता है। तो इस तरीके से इतने सारे कंटोनमेंट्स के बीच में कहीं कहीं जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद शुरू होती हैं, कहीं पर जो है वो अचानक हम देखते हैं कि कंटोनमेंट की हदूद शुरू हो जाती हैं। अगर आप शारा फैसल पे सफ़र करें जो 20-30 किलोमीटर लंबी है, मेट्रोपोल से जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये कराची कंटोनमेंट से आप अचानक दाखिल हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर आप कारसाज कंटोनमेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से तो फवाद साहब जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मैंने हवाला दिया वो भी इतना गलत नहीं था। पूरे पाकिस्तान में ये कहाँ से क्या शुरू होता है, क्या ख़त्म होता है, ये मामला तो पूरे पाकिस्तान का ही है। तो अगर हम अब ये बात आपकी भी दुरुस्त है कि उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं और ये मामला पूरे पाकिस्तान के साथ भी है। सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अदाद शुमार अभी सामने आए हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी की जो इतनी उम्मीदें हैं या इतनी ऑप्टिमिज़म है ये बिलाजवाज़ नहीं है? अच्छा देखिए जी, पीपल्स पार्टी की उम्मीदें इसलिए आप इसको बिलाजवाब नहीं कह सकते कि ये 20 वोट्स का फ़र्क है। अगर ये 20 वोट्स का फ़र्क जो है वो कुछ इस तरीके से हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 या 22 लोग भी अगर गैर हाजिर हो जाते हैं, ज़ाहिर है कि अक्सरियत तो फिर नहीं रहेगी, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन के अंदर
पीपल्स पार्टी 20, 22, 25, 30 लोगों की गैर हाजिरी की सूरत में जो है वो उम्मीद बनती है उनकी कि वो इलेक्शन जीत जाएँ। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब एक ख़बर है लेकिन उसकी तस्दीक ना जमात इस्लामी करती है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है कि जमात इस्लामी के मरकज़ इदारा नूरिया में एक इजलास बुलाया गया। जमात इस्लामी का कहना यह है कि जी हमने इजलास नहीं बुलाया था, चंद लोगों को बुलाया था। लेकिन ज़राए बहुत से ऐसे हैं कि जो दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान का इजलास बुलाया गया, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ इतवार को इदारा नूरिया के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार नहीं पहुँच सके। कोई 11 या 12 के करीब लोग पहुंच सके और बाकी जो है वो ना पहुंचने की वजह से इजलास को मुलतवी किया गया और एक 9 रुकनी बोर्ड बना दिया गया, एक कमेटी बना दी गई कि जो देखेगी इन मामलात को कि किस तरीके से पहुंचना है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर दिलचस्पी की बात हम करें तो जमात इस्लामी ने ऑफ़र की थी तहरीक इंसाफ को कि आप डिप्टी मेयर ले लें और कुछ जगहों पर हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं टाउन्स के अंदर। इस वक्त अगर टाउन्स की सूरत हाल देखें तो तहरीक इंसाफ के पास तकरीबन 2 या 3 टाउन्स जीतने की पोजीशन है, जमात इस्लामी के पास 9 या 10 टाउन्स जीतने की पोजीशन है। इसी तरीके से 12-13 टाउन्स ऐसे हैं कि जहां पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकती है। तो टाउन्स के अंदर भी जो है वो उन्होंने कहा सपोर्ट करेंगे, डिप्टी मेयर भी आप ले लें, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम गैर मशरूत तौर पर आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो सियासत के अंदर गैर मशरूत नॉर्मली होता कुछ नहीं है। मैंने आज भी आपके पास ये बता दें, मुझे आपकी दावत है तो मैंने बता दें कि ये जो आपने कहा कि पीटीआई के मेंबरान गायब थे, जो इनके अरकान थे, ये क्यों गायब थे, ये कहाँ थे? और आपके ख्याल में जब 15 जून को इलेक्शन होंगे मेयर, डिप्टी मेयर, ज़िले चेयरमैन और दीगर के, तो वो उस रोज़ कहाँ होंगे? आपके ख्याल में वो नहीं आएंगे? क्या खौफ है, क्या खदशा है? क्या ये 9 मई के बाद के मामलात हैं? देखिए खदशा ये है खदशा ये है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ से लोग इस वक्त मुंह मोड़ रहे हैं, उसकी सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं, उसकी सियासत से जो है वो गैर ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, उस ला ताल्लुकी के नाम पर या दीगर नामों के ऊपर कुछ लोग जो है वो गैर हाजिर हो सकते हैं, कुछ लोग दीगर बहाने बनाकर गैर हाजिर हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन इलाकों से जीती है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं बगैर किसी लसानी तासुब के बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन इलाकों से जीती है वो पश्तून अक्सरियती इलाके हैं। सिवाय सदर टाउन को अगर आप छोड़ दें, सदर टाउन के अंदर इनका टाउन बनाने की पोजीशन में इस वक्त तहरीक इंसाफ है। सदर टाउन जो है वो ज़िला जनूबी का इलाका है। अगर आप सिर्फ इसको छोड़ दें, इसके अलावा बाकी तहरीक इंसाफ के जितने टाउन्स वो 2 के करीब टाउन्स जीत रहे हैं और 40-42 के करीब उनकी नशस्तें हैं, अगर आप उन तमाम का जायजा लें तो वो पख्तून डोमिनेटेड इलाके हैं कि जिनके हवाले से कहा जाता है कि वहाँ से उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन नहीं है। उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाआसानी अपनी जानिब माइल कर सकती है, राग़िब कर सकती है, मुख्तलिफ वोदों का मुख्तलिफ। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमात हैं तो वो भी खारिज हो जाएंगे। क्या पीटीआई के इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमात भी हैं 9 मई के बाद के मामलात के हवाले से? देखिए जी, जब यहाँ पर हमने देखा कि हलफ बर्दारी की तकरीब हुई तो उस वक्त एक मोमिनाबाद के इलाके से जो है वो एक यूसी चेयरमैन जो है वो शरीक नहीं हुए थे। एक जो है वो सदर टाउन के एक यूसी के चेयरमैन थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये ज़रूर है कि दावा है जमात इस्लामी का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं या जो चेयरमैन थे उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। उसकी कोई मुसद्दिका इतला इससे नहीं मिलती कि वो उन छापों के अंदर इस दफ़ा पुलिस जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से छापे मार रही है उसका कोई हैंड आउट जारी नहीं किया जाता। अगर किसी के घर छापा पड़े और वो बताए कि मुझे छापा मेरे घर पड़ा है, पंजाब के अंदर भी आप देख लें जिनके घर पे छापा पड़ता है वो बताते हैं हमारे रिपोर्टर्स बताने से कासिर हैं। हमारे रिपोर्टर्स से मुराद ये है कि नेशनल मीडिया जो है वो उन छापों को कवर करने में या उन छापों को रिपोर्ट करने से कासिर है। ज्यादातर छापे वही हैं या तो किसी बड़े आदमी के घर पड़े हों तब पता लगे। छोटे छापों को ना पुलिस डिस्क्लोज कर रही है ना मीडिया तक उसकी रसाई है। मीडिया भी जाहिर है कि तलात की बुनियाद पर चलता है, तला देने वाले भी पुलिस के ही लोग होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो मेयर का इलेक्शन होगा, फवाद साहब, जो मेयर का इलेक्शन होगा इन हालात में क्या फ्री एंड फेयर होगा आपके ख्याल में? देखिए जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो उसी को आप कहेंगे कि जहां पर जो अक्सरियत रखता है वो मेयर बनाने के अंदर कामयाब हो जाए। लेकिन इस वक्त तक ज़मीनी हकायक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एग्रेसिव रवैया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संजीदगी, वो ये तमाम चीज़ें बताती है। देखिए बहुत आसान था कि वो मुर्तज़ा वहाब के अलावा किसी और फर्द को रखते हैं। बिलावल भुट्टो उसके ऊपर ट्वीट ना करते। बिलावल भुट्टो IH चुंदरीगर रोड के ऊपर
जश्न शुक्रिया कराची के अंदर शिरकत ना करते। सईद गनी जो है वो इस तरीके से एग्रेसिव होकर मुख्तलिफ तनकीद और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो है वो बात ना करते। बहुत सारे मामलात हैं जिनको ऑफर ना की जाती कि डिप्टी मेयर आप ले। चलें अभी देखते हैं, 15 जून भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।